राया तुमची घाई अन्न तलाव गठूड बांधायला येऊ कशी कशी मी नांदायला हो येऊ कशी कशी मी नांदायला येऊ कशी कशी मी नांदायला हो येऊ कशी कशी मी नांदायला। रोग के लिए रोगी को सिर्फ रोग के बारे में बात ना करें, आगे पीछे जाके बात करें तो आपको रोग का जो उगम है वो समझ में आएगा। इनडायरेक्ट संस्कार थे जिसके कारण से गाना कान पे पड़ता रहा और हम गाते रहे। वो नाटक स्पर्धा में हम उतरे, 3 साल हमें उसके पारितोषिक भी मिल गए। शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं। फिल्म्स में जी जी। एक जी सिनेमा का मराठी मूवी है लगाम करके, तो उसका पूरा जो हीरोइन का जो मेन रोल है उसका पूरा का पूरा डबिंग मैंने किया है। जी। हमेशा भला मैं 2 घंटे डिलीवरी रूम में हूँ तो 2 घंटे डिलीवरी रूम में मैं कुछ ना कुछ गाया करती थी। तो आप जिसके भलाई के लिए उल्टा जाना चाहो वही आपको रोक देते हैं। फिर क्या होता है, जो भी अच्छे सोचने वाले हैं वो बोलते हैं ठीक है आपके हिसाब से चलो। तो ये है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है क्योंकि इतना भी बुरा नहीं है अभी आदमी। साक्षी है शब्द। नमस्कार, साक्षी हैं शब्द। इस मंच पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आज ये मंच ऑनलाइन नहीं है, बल्कि आज हम जो हमारे मेहमान हैं उन्हीं के निवास पर हम उपस्थित हैं। और मित्रों, 2 तरह से हमारा जीवन प्रवाहित होता रहता है। एक तो वो जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, यानी हमारा व्यवसाय, और दूसरा वो जो हमारी एक हॉबी होती है, हमारा एक शौक होता है, जो हमें जीवन के उस अनिवार्य अंग से कुछ अलग ले जाकर हमारे आनंद का विषय होता है, हमारी खुशी का विषय होता है। तो हमारे बीच जो आज मेहमान हैं वे हैं डॉक्टर अचला दीक्षित। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद। और जैसा कि हमने कहा, अचला दीक्षित व्यवसाय से डॉक्टर हैं, BAMS, और अपने कार्य और व्यवसाय में तो कुशल हैं ही, लेकिन जब हम बातचीत करेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि वे अपने शौक में, अपनी हॉबी में किस तरह से प्रवीण और कुशल हैं, ये आप अनुभव कर सकेंगे। तो डॉक्टर अचला दीक्षित, हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करें? जी जरूर। आप डॉक्टर हैं। जी हाँ। और इस नाते मनुष्य को न केवल देह से भीतर बाहर पढ़ लेती हैं, बल्कि चूंकि आप एक कला दृष्टि भी रखती हैं, इसलिए मनुष्य के मन को पढ़ना भी आपको आता है। क्या कारण है कि आयुर्वेद में केवल और केवल बाह्य रोगों के बारे में नहीं, बल्कि विचार को भी विचार के केंद्र में रखा जाता है? जी हाँ। सर, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेद में है जी, क्योंकि हमारी पदवी जो हम सीखे हैं वो आयुर्वेद है, लेकिन हर जगह पे पूरे मेडिसिन के वर्ल्ड में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बताते हैं, यानी कि हर एक व्याधि का उगम जो है वो मन से ही होता है। अगर आप मन से प्रफुल्लित हैं तो आप जाते जाते कुछ गाना गुनगुनाते जाते हैं, तो भाई साथ वाला बोलता है क्या आज बहुत खुश है, इतना गाना चल रहा है, मतलब खुशी गाने से जुड़ी है। और हमारे यहाँ, हमारे पेशे में जो भी हमारे यहाँ आता है, दुखी है, पेन है, कुछ तो एंजाइटी है, कुछ रोग है, खुद का है या फिर किसी रिलेटिव का है, बच्चों के बारे में है, बड़ों के बारे में है, तो ये सब पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि ये सब इतना पीड़ित है, तो उन्हें कैसे पढ़ा जाए। पीड़ा तो वो बोल के भी दिखाते हैं, लेकिन उसी के बीच अगर हम उन्हें कुछ पूछे अलग से जाके, जैसे ही सब शास्त्रों में बताया है कि रोग के लिए रोगी को सिर्फ रोग के बारे में बात ना करें, आगे पीछे जाके बात करें तो आपको रोग का जो उगम है वो समझ में आएगा।
आप कहाँ गए थे, कितने दिनों में होटल में नहीं गए, अभी कल ही गए थे। अच्छा, हमेशा की तरह खाया रोटी? नहीं नहीं, पनीर खाया। भैया इसीलिए आपका पेट बिगड़ गया है, चलो ये दवाई लो, आगे से ये खाना बंद करो। इस हिसाब से ये आदत पड़ती गई पहले दिन से। पहले दिन में तो नया था, जब भी सीखा या गुरुजनों ने वही हम इम्प्लीमेंट करते गए, लेकिन अभी तो हम माहिर हो गए। आप बस चलते कैसे अंदर आते हैं, वही उसी समय हमें समझ में आता है आपके दिमाग में क्या है या फिर आपको रोग क्या है। जी, निसंदेह होम्योपैथी में तो बहुत ज्यादा पूछताछ होती है। जी। वो आपकी पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं। जी हाँ। केवल आपकी नहीं, आपके परिवार की भी हिस्ट्री जी वो हाँ। जानना चाहते जी हैं। हाँ। तो जैसा कि आपने जी कहा हाँ, कि जी मन को पढ़ने से शायद देह को पढ़ना जरा आसान हो जाता आसान है हो जाता कि है। क्या बीमारी है। करेक्ट। आपने अपनी बातचीत में गाने का जी उल्लेख हाँ। किया और जी हाँ। हम उसी तरफ आने वाले थे, क्योंकि गाना गाते हुए हमने आपको सुना है, जी। मंच पर भी आप कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। जी हाँ। और ये किस तरह से आपके मन में आया कि आप गा सकती हैं, या आपने विधिवत शिक्षा भी ली? हाँ। किस तरह से आपने इस हाँ। क्षेत्र में काम करना शुरू किया? पहले तो मैं आपको सर बता दूं एक बात जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई है, जी कि जब हम बच्चे थे छोटे, 6 महीने के बच्चे थे, जी। तभी आवाज बहुत ही एकदम हॉर्स थी, जैसे घोघरा आवाज जिसको बोलते हैं मराठी में, मफल्ड थोड़ी सी पटा आवाज थी। हुआ जैसा आवाज था। तो ईएनटी को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसके नलिका में तो छेद है, तो ये आइदर गा पाएगी, नहीं तो बोल भी नहीं सकेगी। तो मेरी मम्मी तो बहुत टेंशन में आ गई। ईएनटी के पास गए, ऑपरेशन के लिए भी लिटाया, लेकिन वो टाइम में ना वो ऐसा था, पूरा मुंह पे रख के एनेस्थेसिया देना। वो छोटा बच्चा वो देख के वो डर गई, बोली नहीं इसका कुछ नहीं करना, इसको जो भी हो, ये भले भोंपू हो या फिर गाय, इसको मैं उठा के लेके जाऊंगी। तो वो लेके गई और उसके बाद कभी मैं वैसे रोई ही नहीं, मानो मुझे सिर्फ वहाँ एक बार जाके आना था, ईएनटी को टच करके आना था, और उसके बाद वो जो छिद्र था वो पूरा बंद हो गया और मेरा आवाज़ बहुत ही अच्छा हुआ। छोटी थी तो जैसे मैंने बताया कि सुलोचना जी मेरी बातचीत आपसे पहले हो चुकी है सर, कि सुलोचना जी हमारे सामने वाले एक हॉल में बहुत ज़्यादा आके गाया करती थी। वो महाराष्ट्र की लावनी सम्राज्ञी कहलाती है। तो उनका सुन के मुझे मराठी गाना और लावनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो घर में तो मैं ऐसे ही गाती थी। राजेश खन्ना जी के हम प्रभात टॉकीज जो है पुणे में, उसके बहुत नज़दीक रहते हैं। तो वहाँ पे राजेश खन्ना जी के बहुत से पिक्चर्स लगते थे जो बहुत महीनों तक चलते थे, और वहाँ भी वो टाइम में वो प्रैक्टिस था कि जो पिक्चर का गाना है वो पिक्चर रिलीज होने से पहले या फिर पिक्चर शुरू होने से पहले हर बार लगाया जाता था। ऐसे कुछ तो क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट संस्कार थे, जिसके कारण से गाना कान पे पड़ता रहा और हम गाते रहे। जैसे बड़े हुए तो थोड़ा फ्रेंड के साथ जब भी गुनगुन आया तो बोले अरे तू तो अच्छा गाती है, तू ये गा के दिखा, तू वो गा के दिखा। तो वो टाइम में कैसे होता है, छोटे बच्चों में एक इतना भी आगे जाए तो उसको खुद को बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ। तो थोड़े में हम शेर थे तो शेर बनते गए, आगे जाके वही भनक। शादी के बाद भी हमारे हस्बैंड भी बहुत कलाग्राहक हैं, उनके साथ ऐसी बात तो नहीं हुई कि गाती हूँ, क्योंकि वो टाइम में तो मेडिकल का जो शिक्षण चल रहा था वहाँ कुछ इतना गाना नहीं था। लेकिन आवाज़ सुन के उन्होंने बताया मैं कुछ कविता है उससे मैं चाल लगाऊंगा, मैं उसको ट्यून दूंगा, फिर आप गा लो। तो हम दोनों ने पहले महीने में शादी के बाद एक गाना रिकॉर्ड किया था, जो इन्होंने उसको ट्यून बनाई और मैंने गाया था। इस हिसाब से धीरे धीरे हमारा कुछ चलते गया। फिर एक हादसा हुआ, मेरी छोटी बहन थी जो विशारद थी सर, वो क्लासिकल संगीत सीखा करती थी, लेकिन उनका देहांत हो गया जल्दी ही में। तो बतौर उनके याद मैंने संगीत सीखना शुरू किया, और एट द एज ऑफ 35 आई एंटर्ड इन अ क्लास विच वाज अ क्लासिकल क्लास, और उन्हें जाके बोला कि मुझे अभी सारेगम सीखना है। तो वो पहला टाइम था जब मैंने सारेगम पधनिसा उनके साथ गाया। तो उनके 35वें साल में। जी, तब तक तो सब शौक के तौर पे था। जी। तो उसके बाद वो बोले अरे आप तो बहुत सुर में हो, आपको आसान जाएगा। उसके बाद 20 इयर्स तक मैंने क्लासिकल सीखा। शिरीष ताई करंदीकर मेरी गुरु है, और क्लासिकल के बाद समझ में ऐसे आया कि बहुत ज़्यादा क्लासिकल गाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा संसार, ये थोड़ा हॉस्पिटल का काम, बच्चे छोटे, और शायद मेरे लिमिटेशंस। तो क्लासिकल से ज़्यादा मैं उभर आई सुगम में, और फिर कूद पड़े।
जैसे हमें मालूम था कि डॉक्टर्स में भी बहुत लोग गाते हैं, तो जाके ढूंढा कौन डॉक्टर्स अच्छे गाते हैं। फिर स्वर संजीवनी करके हमारा स्वर मंच है, जी। जहाँ पे हम डॉक्टर्स हैं, मैं फाउंडर हूँ उसकी और मैं सिंगर हूँ। तो उस मंच के द्वारा हमने सब डॉक्टर लोगों के लिए वो मंच खुला रखा कि जी। अगर इस मंच पे आप गा सकते हैं, अगर आप डॉक्टर हो तो यहाँ आना है, तो आपको डॉक्टरी सीखनी है। उल्टा हो गया। और फिर तो चलता ही गया। फिर बाकी ग्रुप्स ने भी बुलाना चालू किया और बस ऐसे ही कारवां चला। तो जब आपने लावणी की बात की है, वैसे तो आपने फिल्मी गाने भी बहुत गाए हैं, जी हाँ। और आप मंचों पर कार्यक्रम भी करती हैं। जी हाँ। लेकिन जब आपने लावणी के बारे में इतना विस्तार से बताया, तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए भी कोई लावणी प्रस्तुत करेंगी? जी हाँ, लावणी कहे तो मैं कितना भी गा सकती हूँ। मैं आपको 2-3 जो बहुत ही फेमस है वो आपको थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगी। जी। रोशन सातारकर करके बहुत ही फेमस, जिसे तमाशा कलावंत बोलते हैं। तमाशा ये कला है महाराष्ट्र की। तो रोशन सातारकर तो बहुत फेमस है, जो खुद गाते थे और खुद नाचते भी थे। जी। तो उनकी बहुत ही फेमस लावणी है, वो मैं आपके लिए गा देती हूँ। नेहमीच राया तुमची घाई, अन्न कलाव गठूड बांधायला, येऊ कशी कशी मी नांदायला हो, येऊ कशी कशी मी नांदायला, येऊ कशी कशी मी नांदायला हो, येऊ तशी कशी मी नांदायला। बाबा गेले हो परगावा, मेरे फादर घर पे नहीं है, निरोप त्यांचा घ्यायला हवा। नाही विचारलं थोरल्या भावा, नाही विचारलं थोरल्या भावा, आई गेली पाणी शेंदायला हो, येऊ तशी कशी मी नांदायला। इस तरीके से वो बताती है, ये हुआ वो हुआ, मैं कैसे आऊँ, मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये बहुत ही रोशन सातारकर की बहुत ही फेमस लावणी है। दूसरी तो बहुत सिनेमा में भी प्रसिद्ध हुई है और आशा जी ने गाई है। आशा जी भी मेरे लिए बहुत भगवान की जगह पे है, मैं उनके गाने बहुत प्यार से गाती हूँ। जी, आपकी वॉइस भी सूट करती है। हाँ, लावणी के लिए तो खास करके। जी जी जी। लावणी में जो पहले ये मैं अलग से कुछ एडलिप जैसा बताती हूँ, वो बहुत ब्यूटीफुल रहता है। इस लावणी में भी वो है। आहो येता जाता धक्का का हो मारता, अन नक्षीदार पदराला हात का हो लावता, हे रेशमाच्या रेखानी लाल काळ्या धाग्यानी कर्नाटकी कशी दमी काढीला, हातन गलावू माझ्या साडीला। नवी कोरी साडी लाख मोलाची, विणली मी नक्षी फुला येलाची। नवी कोरी साडी लाख मोलाची, विणली मी नक्षी फुला येलाची। येलाची बाई येलाची, गुंफी येल राघू मोर जोडीला, हात न गलावू माझ्या साडीला, हात न गलावू माझ्या साडीला। लावणी निसंदेह महाराष्ट्र का लावण्य से, जैसा आपने कहा कि शब्द से उसकी उत्पत्ति है, और निसंदेह एक सौंदर्य का विशेष उसमें उल्लेख है। फिर लावणी कहते ही विठाबाई नारायण गावकर क्या नाम याद आ जाता है, क्योंकि उनके बारे में वो कहा जाता है ना कि 9 महीने का गर्भ लेकर वो लावणी कर रही थी, और उनको डिलीवरी होती है। पर्दे के पीछे जाके वो डिलीवरी होने के बाद फिर तुरंत आकर मंच पर और लावणी प्रस्तुत करती हैं। ये उनके साथ में कोई दंत कथा नहीं है, ये घटित हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। तो लावणी के साथ साथ महाराष्ट्र की तो अपनी कुछ ऐसी परंपराएं हैं, न केवल लोक कलाओं की, बल्कि अन्य भावगीत, भजन, अभंग, सब तरह से। व्यवसाय के अलावा डॉक्टर अचला दीक्षित, आपका रुझान संगीत, कला, साहित्य सभी दिशाओं में है। जी हाँ। और जहाँ तक हमें जानकारी है, आपने अमृता प्रीतम का कोई रोल किया था, वो क्या था?
वो क्या बात हुई सर, ये जो नाट्य स्पर्धाएं होती है, जो महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा के नाम से प्रसिद्ध है, हर साल होती है जी। और कई जाने माने और अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे अपने अपने नाटक लेके आते हैं स्पर्धा के तौर पे। तो डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हमने 3 बार लगातार वहाँ पे नाटक किए हैं जिनमें मैं लीड रोल किया था। तो वो रोल तो अच्छे हुए, सब हुआ, लेकिन उसी समय जो मेरी पहले से ही बचपन से ही जी। संगीत से ज्यादा मैं उससे पहले जो थी वो नाट्य में ही थी। अच्छा, तो हाँ, पहले से रंगभूमि मेरे लिए ज्यादा नजदीक, रंगमंच आपके लिए रंगमंच ज्यादा मेरे लिए ज्यादा जी, परिचित जी। है। तो गाना तो बाद में आ गया और कारणवश आ गया, जी। लेकिन रंगमंच तो मेरे पास पहले से ही था। तो मैं चाह रही थी कि अगर अपना इतना गाना चल रहा है, थोड़ा सा इवन नाटक भी थोड़ा कर ले। बहुत दिनों में कुछ नाटक नहीं किया, तो एसोसिएशन की तरफ से वो नाटक स्पर्धा में हम उतरे। 3 साल हमें उसके पारितोषिक भी मिल गए और फिर हमें 3 जगह पे काम करके जब भी पारितोषिक मिला, तभी हमें लगा अरे कुछ तो और चाहिए। तो फिर सका की तरफ से कुछ क्या वर्कशॉप्स होते हैं जी, जी। तो उस तरीके से हमने वो अटेंड किया, जिसमें नाट्य शास्त्र का पूरा अभ्यास था, जो हमने पहले भी किया था, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, पुरुषोत्तम में भी हमने बहुत से हमें पुरस्कार मिले हैं। तो वो हमने फिर से रिवाइज कर दिए। हमारे सर थे कबीर सत्रारकर जी, वो अभी भी है, कार्यरत है इसी क्षेत्र में। जी, जी। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कैसे एक्टिंग करना, क्या वो सब नियम उन्होंने सिखा दिए। तो वो वर्कशॉप जब भी खत्म होने को आया तो उन्होंने कहा कि कुछ अलग कीजिए डॉक्टर साहब, ये सब तो कुछ आप कर रहे हैं, आप कुछ अलग कीजिए। और चैलेंज ये था कि जो चुलबुलापन है, जो भी आपका नेचर है, उस हिसाब से अलग जाके कुछ करके दिखाइए, तो मैं समझूंगा आपने एक्टिंग में ठीक से कुछ मेरे से सीख लिया। तो मैं सोच रही थी क्या ऐसा करूं जो मेरा स्वभाव नहीं है, जो मैं इतना नहीं, कभी कुछ नहीं किया, ऐसा क्या है। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे अमृता जी प्रीतम का कुछ स्क्रिप्ट मिला जो मेरे स्वभाव से बहुत ही अलग था, उनका नेचर भी बहुत अलग था। और मैं आपको बताऊं जी कि हमें अमृता प्रीतम के स्क्रिप्ट में देवधर साहब ने बहुत मदद की है, क्योंकि उनके उच्चार जो हिंदी उर्दू, उनका जो लिहाज, तो मैंने उनके पास जाके पूछा कि ये करना चाहती हूँ, आप मुझे कुछ हिंट दीजिए। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया था और वो भी बढ़िया चला। तो उस हिसाब से उसके बाद हमने थोड़े शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं। फिल्म्स में जी। एक जी सिनेमा का मराठी मूवी है लगाम करके, तो उसका पूरा जो हीरोइन का जो मेन रोल है उसका पूरा का पूरा डबिंग मैंने किया है। ऐसे बस पसंद है तो जहाँ से भी कोई वॉइस का आ जाता है तो मेरी आवाज ही मेरी पहचान है करके हर जगह पे जा रहे हैं जी। ये कहते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, कि गृहस्थी में बहुत सी झंझटें होती हैं, तो इन सारी झंझटों को संभालते हुए आपने कैसे बैलेंस कैसे किया है ये सब? एक्चुअली बैलेंस आई डोंट नो हुआ कि नहीं, अभी जब ये सब मिल गया है तो कह सकते हैं कि बैलेंस हुआ जी। लेकिन वैसे ही मैं जैसे बताती हूँ, हमेशा ही बताती हूँ लोगों को कि हर एक का व्यवसाय जी, अगर कला को पोषक हो जी 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 तो दोनों अच्छे चलते हैं जी। भले जब भी हमारा हॉस्पिटल नया था, बच्चे छोटे थे, घर की जिम्मेदारियां थी, वो समय भी, क्योंकि रंगमंच मेरे बहुत नजदीक था, पेशेंट के साथ बात करना ये भी एक नाटक है सर, एक नाटक है। क्योंकि जो मैं बता रही हूँ वो आपको सही लगे, मैं जो कह रही हूँ वो सुने, ये गोली आपको लेना है माने लेना है, आप जो कह रहे हो वो गलत है, मैं सही हूँ, या फिर उल्टा जो भी है जी। तो हमारा व्यवसाय ही हमें इतना सिखाता है, अच्छा बुरा दोनों इस्तेमाल क्या करते हो वो बात है। जब भी डिलीवरी चलती थी, गाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिलीवरी जब भी चलती थी, कौन होता था? मैं, मेरी सिस्टर, मेरी पेशेंट, सब ऑल फीमेल, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। वो तो डरती है, चिल्लाती है, कुछ ये वो समय में मैं जोर जोर से कोई गजानन महाराज का, कोई शंकर, आपका भगवान कौन है? हम शंकर को पूछते हैं। चलो फिर
शंकर का कोई गाना गाए। कोई जी इस तरीके से हमेशा, भला मैं 2 घंटे डिलीवरी रूम में हूँ तो 2 घंटे डिलीवरी रूम में मैं कुछ ना कुछ गाया करती थी, जिससे उसको भी अच्छा एक लगे, वातावरण थोड़ा सा हल्का हो सके, और उससे ज्यादा तो मेरा टेंशन कम हो, क्योंकि वो ठीक से बच्चा आता है कि नहीं, ये वो कॉम्प्लिकेशन, इससे मैं भी थोड़ा रिलैक्स रहती थी। तो इस हिसाब से जैसे ये होता गया कि मैं अपने प्रोफेशन में मेरी पूरी जो हॉबीज थी इस्तेमाल करती गई और उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अभी ये है सर कि हमारे यहाँ जो एमआर आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर जो भी पेशेंट्स हैं, वो मेरे अधिकतम प्रेक्षक भी हो चुके हैं। दर्शक आपके दर्शक हो चुके हैं, दर्शक हो जी। चुके हैं। आने के बाद तुरंत पूछते हैं आप कब प्रोग्राम है, जी हम कब आए आपके प्रोग्राम में। तो अच्छा है, मेरा एक फैमिली बन गया है। जो मेरा पेशेंट है वही मेरा गाना सुनता है, वही मेरा शॉर्ट फिल्म देखता है। जैसे आप अपने व्यवसाय में कुशल हैं, ऐसे जी। एमआर भी अपने व्यवसाय में कुशल होते हैं, वो तुरंत आपको खुश करते हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है उनकी। हाँ, हो सकती है। नहीं सर, मैं बताऊं, इसी हिसाब से एक जी। मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि एक कंपनी है, मैं अभी नाम रिकॉल नहीं करती, लेकिन उनके जो मैनेजमेंट के सबसे ऊपरी अधिकारी थे, उन्होंने जी। बताया कि वो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, और क्योंकि मैं सिंगर हूँ मुझे बुलाया गया। तो मैं बोली मैं किसी भी सीएमई में जाती नहीं, क्योंकि ना मैं कुछ खाना ना कुछ पीना, तो जी। मुझे लेट नाइट्स में नहीं जाना है, मुझे 10 बजे सोना है। तो मैं ऐसे ही उसको ना करती रही, लेकिन ये लोगों ने बोला नहीं आप आओ, वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला, मैं फिर से कारण निकालने लगी, भैया दूर है, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं इतना ड्राइविंग नहीं करती। तो उन्होंने नहीं, हम गाड़ी भेजेंगे, हम कार अरेंज करेंगे, हम आपके साथ कोई भेजेंगे। उन्होंने मुझे उठा के वहाँ लेके ही गए, और क्या कहूँ, क्या गाते हैं वो साहब। वो कुछ मुखर्जी या जी चटर्जी ऐसा कुछ उनका नाम है। इतना बढ़िया गा रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई प्लेबैक सिंगर गा रहा है। और मैं तो सामने बैठ गई हूँ। मुझे तो बहुत इच्छा है कि मैं जाके गाऊं, पर मैं क्या करूं मुझे मालूम नहीं। लेकिन 2 4 5 गाने होने के बाद किसी एक ने तो उनके कान में बता ही दिया कि ये मैडम गा रही है, और जगह पे बैठ के सब गाने गा रही है, जो मेल आप गा रहे हो वही भी गा रही है, खुद का अपना एंजॉय कर रही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो फिर मैं वहां भी गा के आ गई। फिर लोगों ने बोला कि अरे आप ये क्या गाते हो। वो बोले हाँ ये प्रैक्टिस, ये प्रोफेशनल लग रहा है। तो बोली हाँ जी, मैं सीखी हूँ, सीख भी रही हूँ, और अभी भी मैं जाती हूँ। अभी भी भावनाताई कड़ुस्कर मेरे गुरु हैं, उनके पास मैं रियाज के लिए जाती हूँ। तो इस हिसाब से भले उम्र आगे जा रही हो, भले कुछ बदल रहा है, रोज कोई नया अच्छा गाने वाला आ रहा है, लेकिन जो अपना सर्कल है उसी में हमारा तो नाम होता जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है जी। डॉक्टर दीक्षित, एक गंभीर सवाल आपके व्यवसाय को लेकर। जी हाँ। आप डॉक्टर हैं। जी हाँ। और ऐसा माना जा रहा है इन दिनों में तमाम तरह के सवाल भी इस व्यवसाय को लेकर, इस प्रोफेशन को लेकर खड़े हो रहे हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते और आप दूसरी तरफ खड़े होकर जब सोचें, तो कहाँ ये जो सवाल उठ रहे हैं उसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? एक्चुअली क्या है ना कि सिर्फ मेडिसिन जी, हर एक चीज़ का इतना कमर्शलाइजेशन हुआ है, और इतना क्या ऑनलाइन या फिर मीडिया पे इतना ज़्यादा बात हर एक जन कर रहा है, जिसको मालूम ही नहीं है ये क्या है, वो भी गूगल पे बहुत सारी चीज़ें चढ़ा रहे हैं, ना कि उसका असलीपन नकलीपन कुछ भी जांच नहीं किया जाता। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि उसे भी सेंसर चाहिए। अगर आप मीडिया पे कुछ डालते हो, हेल्थ के बारे में कुछ सलाह देते हो, डाइट कैसा हो, तो उसमें डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये लोग डाइट डाल देते हैं, फिर स्किन के लिए ये करो वो करो। अगर उसके कुछ असर गलत हो जाते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाँ, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि एक हाथ की ताली तो है नहीं है। जैसे मीडिया पे चल रहा है, वैसे मीडिया कितना हमने एक्सेप्ट करना है, या फिर उसके ऊपर हम कितना ध्यान दें, उसको क्या पूछे, ये खुद पेशेंट को भी समझना चाहिए। कोई भी चीज एक हाथ से नहीं हुआ।
कंपनी ने बताया ये लो ये लो ये लो, ये लिखने के लिए डॉक्टर को ये दो ये दो जी, ये दो, जी। फिर वो B12 का कमी ज्यादा हुआ, फिर विटामिन जी। डी। अभी धूप जहाँ पे इतनी है, वहाँ इस इंडिया में हम रहते हैं, हमें क्यों विटामिन डी की कमी की है? जरूरत क्या है? हाँ। एक्चुअली ये निगेटिव होगा, लेकिन बात ऐसी है कि हर एक को मालूम है कि कहीं पे कुछ तो बूट निकल आता है, उस बूट का वो जिसके माप का है, उसकी जिसकी फैक्ट्री है, उसकी कल्याण के लिए कुछ चलता है, और ऊपर से लेके नीचे तक उसमें सब जन सब्जेक्ट हो जाते हैं। कोई भी इस धारा से उल्टा जाना चाहे तो भी दोनों ओर से इम्पॉसिबल है। खुद उस व्यक्ति के लिए उल्टा जाना, क्योंकि जिसके लिए जा रहे हैं वही उसे रोक देते हैं। अरे ये क्यों नहीं, मुझे विटामिन डी कम बताया, मैं इंजेक्शन लूंगा, ये कंपनी का लूंगा। अरे भाई जरूरत नहीं है, धूप में जा, नहीं मैं लूंगा, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास इंश्योरेंस है। तो आप जिसके भलाई के लिए उल्टा जाना चाहो वही आपको रोक देते हैं। फिर क्या होता है, जो भी अच्छे सोचने वाले हैं वो बोलते हैं ठीक है, आपके हिसाब से चलो, हम और आपने क्या बोलें? अक्षय कुमार की फिल्म तो देखी होगी ना? जी हाँ, जी हाँ। उस बारे में आप क्या कहेंगी? कौन क्योंकि सा? अक्षय कुमार ने तो इस बारे में बहुत किया, टॉयलेट किया, पैड के बारे में पैडमैन जी, किया। जिस एक डेथ हो चुकी है जिस पेशेंट की, हाँ, वो उस बारे में हम आपसे आपसे क्या बहुत कहेंगे? ज्यादा गंभीर प्रश्न के बारे में मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसीलिए हाँ, वही मैं बताऊं कि ये एक प्रवृत्ति है जिसे विकृति कहा जाएगा, लेकिन ये प्रवृत्ति वही अगेन कमर्शियलाइजेशन के वजह से हो गई है। शायद हम ऐसे सोचते हैं कि भाई इतनी बड़ी मशीनरीज आई है, वहाँ पे इतने बड़े हॉस्पिटल्स खोले हैं, तो जो हॉस्पिटल्स को मशीनरी मेंटेन करनी है तो उनके लिए उनको कुछ टारगेट रखने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी इंसानियत तो पहले टारगेट, इंसानियत तो हर एक के भले आपको पैसा मिले ना मिले, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हम उसके आगे जाना चाहे भी तो भी आगे से आने वाला उल्टा प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो ये है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, क्योंकि इतना भी बुरा नहीं है अभी आदमी। जी, पूरी दुनिया ही उतनी बुरी नहीं है, लेकिन बुरा सामने ज्यादा दिखता है और अच्छाई दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर अच्छाई नहीं होगी तो दुनिया चलेगी नहीं। एक्चुअली डिंडिम तो उनके ज्यादा है जी, लेकिन अच्छा ही है। आपने बोला बैलेंस तो वही कर रही है ना जी। योग की कितनी भूमिका है? आजकल सबसे ज्यादा चर्चा योग की है, और आप चूंकि आयुर्वेद से आपका संबंध है, तो योग और आयुर्वेद इस बारे में और इस समीकरण के बारे में आप क्या कहेंगे? आयुर्वेद है ही आयुष का वेद, आयु का वेद है तो आयुर्वेद है। और उसके जो अष्टांग बताए हैं उसमें एक अंग है योग। हाँ। तो जैसे हमने बोला कि हर एक रोग में मानस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो योग के हिसाब से या योग के द्वारा ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि योग करो तो आपका मनस्वास्थ्य अच्छा रहेगा और नेचुरली आपका शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो योग तो भारत का पहले से ही नगीना है। अभी वो अच्छा है कि सब जग के सामने आ रहा है। उसके बारे में शिल्पा शेट्टी जैसी इतनी अच्छी वाली मॉडल ने भी हाँ, तो अच्छी बात है कि किसी कारण से भी हो, लेकिन लोग योग के पीछे चले हैं। मोदी जी ने योग का पुरस्कार किया है, रामदेव जी ने किया है, और अच्छी तरह से योग का स्ट्रीम चला है। और योग की जो भाषा है, ऐसा नहीं है कि वो फैशन है जी। योग में जो है, जो भी प्राणायाम बताया है, स्वास्थ्य के लिए जो भी परिचर्या बताई है, अगर आप लोग वो बहुत मन से और लगातार कंसिस्टेंटली करते रहे तो ही उसके असर और उसके अच्छे परिणाम दिखते हैं, और डेफिनेटली 100% दिखते हैं ना। ये तो दवाइयां है नहीं कि आप लोग ठीक हो जाओ छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। तो योग ये आयुष्य का योग है और वो आयुर्वेद का अविभाज्य अंग है। आपसे बहुत संगीत, साहित्य, कला और चिकित्सा सभी विषयों पर आपसे बातचीत हुई, और आप सतत क्रियाशील रहे सभी क्षेत्रों में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। धन्यवाद। और साक्षी हैं शब्द के मंच पर आज जिस तरह से आपने अपनी गायन कला को भी प्रस्तुत किया, तो निस्संदेह हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। और कभी फिर से अगर अवसर हुआ तो हम लोग इस मंच पर बातचीत करेंगे। अवश्य, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।